नमस्कार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिन्हें हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई और बीएससी उन्होंने लाहौर से की। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। अज्ञेय का सारा जीवन साहित्य और पत्रकारिता को समर्पित रहा। उन्होंने देश विदेश की कई यात्राएं की और उन पर रोचक यात्रा संस्मरण भी लिखे। अज्ञेय का हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कविता के अलावा अज्ञेय ने गद्य की अन्य विधाओं में भी लेखन किया, जैसे उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, निबंध आदि। भग्नदूत, इत्यलम, चिंता, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। तो शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप जैसे उपन्यास भी उन्होंने लिखे। विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। अज्ञेय को ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी सहित अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया और 1987 में दिल्ली में ही उनका देहावसान हुआ। यह उनका शताब्दी वर्ष है और उनके इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हम अज्ञेय के रचनाकार व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक अवदान को रेखांकित करने के लिए एक ये परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं। आज की इस बातचीत में हमारे साथ हैं हिंदी के प्रमुख कवि श्री कुंवर नारायण, हिंदी के जाने माने साहित्यकार और कला मर्मज्ञ श्री अशोक वाजपेयी और हिंदी के प्रमुख आलोचक प्रोफेसर मैनेजर पांडे। आप सभी का स्टूडियो में स्वागत है। अशोक, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अज्ञेय का अज्ञेय नाम कैसे पड़ा? देखिए, कहानी यूँ है कि अज्ञेय उन दिनों जेल में थे। उन्होंने एक कहानी लिखी और जैनेन्द्र कुमार को भेजी। जैनेन्द्र जी ने वो कहानी, उस समय हंस निकलता था, तो प्रेमचंद को भेजी। प्रेमचंद को कहानी प्रकाशन के योग्य लगी, लेकिन उस पर लेखक का नाम नहीं था। तो उन्होंने जैनेन्द्र जी से ये दरियाफ्त किया कि इसका लेखक कौन है। इस पर क्योंकि वो जेल में थे, इसलिए अपनी ओर से अज्ञेय नाम करके उन्होंने दे दिया। असल में तो उसका अर्थ ये था कि इसका नाम जाना नहीं जा सकता फिलहाल, लेकिन फिर वो नाम ऐसा चिपक गया कि वो फिर उनका नाम ही बन गया। और एक तो उसमें शायद कारण ये भी रहा होगा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन कुछ ज़्यादा ही लंबा नाम था और इसको कुछ जिसको कहते हैं कि बोलने में शायद कठिनाई होती। यद्यपि अज्ञेय को स्वयं ये उपनाम पसंद नहीं था। अच्छा। ये उन्होंने एकाधिक बार कहा है, लेकिन अब वो लग गया तो लग गया जी। तो आजकल अज्ञेय ही नाम चल पड़ा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन से लोग कम ही परिचित है, अज्ञेय कहने से। असल में उन्होंने इसमें भी एक तरह का विभाजन किया। उनके उपन्यास यानी उनका जो सर्जनात्मक साहित्य है वो सब अज्ञेय के नाम से है, यानी उनके कविता संग्रह है, उनका उपन्यास। लेकिन उनका जो गैर सर्जनात्मक साहित्य है, यानी आलोचना, यात्रा वृत्तांत इत्यादि, वो सच्चिदानंद वात्स्यायन के नाम से है। उन्होंने एक नाम खुद भी लिया था, कुट्टी चातन, जिस नाम से उन्होंने यात्रा संस्मरण लिखे थे। ये भी उल्लेखनीय है कि यात्रा संस्मरण नहीं कुंवर जी, उन्होंने व्यंग निबंध लिखे थे, ललित निबंध, एकदम चातन नाम से, जो कि एक दाक्षिणात्य नाम था। जी। और नाम का संकट तो वात्स्यायन जी के साथ था। स्वयं उनका एक लेख है कि एक बार यात्रा के सिलसिले में मैं अफगानिस्तान में था। रात को किसी सराय में जगह मांगने के लिए मैं गया, तो भीतर से किसी ने कहा कि बाहर जो है उसका नाम क्या है। तो अज्ञेय जी ने अपना पूरा नाम बताया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो भीतर से आवाज आई कि यहाँ 4-5 लोगों के लिए जगह नहीं है। तो इसलिए वात्स्यायन जी स्वयं अपने इस लंबे नाम पर व्यंग भी करते थे।
अच्छा कुंवर जी, मैं जानना चाहूंगी, आप तो अगे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के कवि रहे हैं, तो तीसरा सप्तक में शामिल होने के प्रसंग में अगे से आपका मिलना किस तरह हुआ, उनसे परिचय कैसे हुआ? अगे जी से मेरी मुलाकात तो और पहले से ही थी जी। लगभग 51 के मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई। रघुवीर साहब ने भेंट कराई थी मेरी, और दिल्ली में भेंट हुई जी। तब तक मेरा एक काव्य संग्रह चक्र आ भी चुका था, तो मैंने कहा भी अज्ञे जी से कि मेरा तो काव्य संग्रह आ चुका है, फिर क्या तीसरा सप्तक में मुझे रखना ठीक होगा? कहना नहीं, बिल्कुल ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके लिए उन्होंने हमारी कविताओं के चयन खुद ही किए थे। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी प्रोफेसर पांडे, आधुनिक हिंदी साहित्य को आगे की देन को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य में अगर व्यक्तियों के व्यापक प्रभाव की दृष्टि से हम बात करें तो 2-3 नाम मेरे ध्यान में आते हैं। एक तो आधुनिक हिंदी कविता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरे व्यक्ति जिनका बाद की पीढ़ी पर, मतलब एक तरह से कहिए कि 70 के बाद की पीढ़ी पर गहरा असर पड़ा, वो थे मुक्तिबोध। लेकिन हिंदी कविता को और कविता के साथ जुड़ी पत्रकारिता, संकलन, संपादन आदि को सुव्यवस्थित करते हुए एक 2 काव्य आंदोलनों को दिशा देने का सबसे महत्वपूर्ण काम अज्ञे जी ने किया। अज्ञे जी कम से कम तार सप्तक से लेकर नई कविता के अंत तक, मतलब मोटे तौर पर आप मानो तो 40 के आसपास से 60 के आसपास तक की हिंदी कविता के 3 अर्थों में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। एक तो उन्होंने 4 सप्तक निकाले, और इस तरह उन्होंने कुछ कवियों को सप्तकों के माध्यम से हिंदी कविता में सामने लाने का काम किया। दूसरे स्तर पर उन्होंने उन काव्य संकलनों की भूमिकाओं में काव्य रचना की एक विशेष दृष्टि की व्यवस्थित व्याख्या करते हुए प्रयोगवाद और नई कविता की धारा को वैचारिक आधार प्रदान करने का काम किया। और तीसरे स्तर पर स्वयं वो जैसी कविताएं लिखते थे, उन कविताओं के असर में कविता लिखने वाले अनेक कवियों को उन्होंने प्रेरित किया। इसलिए आधुनिक हिंदी कविता को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाले कवि व्यक्ति थे अज्ञे। जी अशोक जी, हम जानना ये चाहेंगे कि अज्ञे ने तो कविता के अलावा और भी विधाओं में लिखा है, तो उससे कैसे हमारा हिंदी साहित्य प्रभावित हुआ? देखिए, अज्ञे की आरंभिक कीर्ति तो शेखर एक जीवनी से बनी थी, जो उनका उपन्यास था, जो कि 4थे दशक में कभी लिखा और प्रकाशित हुआ था। और मैं समझता हूँ कि वो उपन्यास हिंदी का उस समय तक का जो उपन्यास था, उससे बिल्कुल एक नए रास्ते की खोज में, नए ढंग का हो गया, रूपाकार में भी, अंतर्वस्तु में भी। यानी उपन्यास एक अंतर्मुखी दस्तावेज भी हो सकता है, ये बात सामाजिक सॉर्ट ऑफ लेखा जोखा होने के बावजूद। उन्होंने कहानियां भी लिखी और कहानियों में भी उनकी रोज और हीली बोन की बत्तखें इत्यादि कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने
आलोचना भी लिखी। अभी आपका। पांडे जी बता रहे थे कि उन्होंने न सिर्फ सप्तकों की भूमिका में बल्कि अन्यत्र अलग। भी, बल्कि जिन 3-4 बड़े लेखकों ने, यानी सर्जनात्मक यानी रचनाकार लेखकों ने हिंदी आलोचना को प्रभावित किया है, हाँ, उनमें से। उनमें अज्ञेय और मुक्तिबोध हाँ। 2 बड़े नाम हैं। जी तीसरा, उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे जो अपने ढंग के, अरे आयावर रहेगा याद, और टायर की राम कहानी, और फिर बाद में एक बूंद सहसा सहसा उछली इत्यादि। उन्होंने संपादन बहुत श्रेष्ठ कोटि का किया। जी, जी। उन्होंने पत्रिकाएं निकाली। एक जमाने में प्रतीक एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें छप जाने का मतलब ये होता था कि आपने हिंदी साहित्य में अपनी जगह बना ली। ठीक उसी तरह से जैसा संभवतः एक जमाने में सरस्वती के बारे में कहा जाता था। हाँ। फिर उन्होंने दिनमान जैसा साप्ताहिक निकाला जी। जो हिंदी में पत्रकारिता का एक नया सोपान था, जिसमें गंभीर विचार विमर्श और हिंदी में कला आलोचना और इन सब के जो बहुत ही अछूते क्षेत्र थे, जिनमें बहुत कम काम हुआ था, उनमें भी, बल्कि अज्ञेय को इस बात का भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को दूसरे कला अनुशासनों की ओर देखने और उनके बारे में कुछ लिखने की ओर प्रेरित किया। फिर अंततः अपने जीवन के उत्तर काल में उन्होंने वत्सल निधि जिसकी स्थापना उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि से की थी, युवा लेखकों के बहुत सारे शिविर किए। हर शिविर का उसमें बड़े, मतलब कुंवर जी जैसे वरिष्ठ लेखक भी होते थे और बहुत युवा लेखक भी होते थे, और उसमें हर बार एक विषय होता था। मैं समझता हूं कि अज्ञेय की एक बड़ी समस्या, जिस समस्या की ओर उन्होंने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वो है हमारे समय में संप्रेषण की समस्या। उसमें संप्रेषण का सामाजिक रूप और संप्रेषण का आंतरिक रूप, संप्रेषण साहित्य में, भाषा में, शिल्प में इत्यादि इत्यादि कैसे संभव होता है और उसके लिए क्या नई चुनौतियां हमारे समय में आई हैं, इसकी ओर ध्यान खींचने और तार सप्तक की भूमिका से लेकर जहां उन्होंने साधारणीकरण, बाद में दूसरा सप्तक में ये सब किया, उस सब के पीछे एक और बात जो अज्ञेय की ध्यान में देने योग्य है कि अज्ञेय की आरंभिक छवि परंपरा भंजक की थी। जी जी। और आते आते जीवन के उत्तर काल में उनकी छवि पारंपरिक हो गई, यानी ऐसा भी माना जाने लगा कि अब वो बड़े परंपरा जीवी और परंपरा के बड़े उत्कर्षकर्ता हो गए हैं। मैं समझता हूं कि अज्ञेय ने आधुनिकता और परंपरा के संबंध को परिभाषित करने, उसको प्रश्नांकित करने और आधुनिकता को उसके दंभ से बचाने और परंपरा को उसकी जड़ता से उबारने, इन दोनों के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण काम। जी जी, परंपरा का सार्थक प्रयोग। क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था, संभवतः सप्तक की किसी भूमिका में, कि परंपरा कोई पोटली नहीं है जिसको आप बांध के चल पड़े। परंपरा तो आप में बूंद बूंद रिसेगी, तभी उसका महत्व होगा। और उन्होंने तो टी.एस. इलियट के निबंध का अनुवाद भी उस वो तो बहुत शुरू में किया था, वो त्रिशंकु उसमें के संग्रह में। उनके यात्रा वृत्तांत भी बहुत ही अपने आप में रोचक है। फिर बाद में उनकी डायरियां, किसी और ने ऐसे जर्नल्स लिखे ही नहीं, संभवतः बाद में निर्मल वर्मा ने लिखे, लेकिन उसके से पहले उनके चिंतन का एक बड़ा हिस्सा। और एक बात और कह के मैं चाहूंगा ध्यान कि संभवतः अज्ञेय हिंदी में पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने हमारे काल बोध को अन्वेषित करने और उसको नए ढंग से देखने की कोशिश की। यानी कैसे हमारा पारंपरिक कालबोध और आधुनिक कालबोध, इन दोनों में क्या तालमेल है, क्या द्वंद्व है, क्या तनाव है, क्या संवाद संभव है। आपकी और आपकी पीढ़ी की जो हिंदी कविता है, अज्ञेय की काव्य दृष्टि का उससे क्या संबंध रहा है? देखिए, यहाँ एक बात पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा आपके विषय से हट के बात कह रहा हूँ, कि अज्ञेय की जो साहित्यिक देन है बहुत बड़ी है। जैसा अभी अशोक जी ने बताया कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने काम नहीं किया हो और उत्कृष्ट काम न किया हो। जी। लेकिन एक दूसरा पक्ष है अज्ञेय की ऐतिहासिकता या उनका ऐतिहासिक महत्व। इस बात की ओर ध्यान रखना चाहिए कि कुछ साहित्यकार होते हैं जो इतिहास को बनाते हैं अपने, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतिहास बनाता है।
तो हमें उस समय को ध्यान में रखना चाहिए जब इतिहास बन रहा था दुनिया का, और जिस समय अग्गे ने 43-44 के लगभग पहला तार सप्तक निकाला। तो आप विषय की दृष्टि से देखिए, तार सप्तक में हर तरह के कवि हैं, लेकिन जो प्रमुख घटनाएं संसार में हो रही थी, जैसे भारत की आज़ादी 47 में, उसका युद्ध 42 में शुरू हो गया था, दूसरा महायुद्ध 44 में समाप्त हुआ। इन सब का एक जो बहुत बड़ा इफेक्ट या प्रभाव पड़ा अग्गे पर और उनके संवर्ती लेखकों पर, वो स्वतंत्रता की समस्या को लेकर था। आप देखिएगा अग्गे में ये प्रश्न कई बार उठता है जी, स्वतंत्रता का। आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। मैं ऐतिहासिकता को थोड़ा आगे ला रहा हूँ। आज स्वतंत्रता की उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि स्वतंत्रता के राजक होते जाने को नियंत्रण में रखने की समस्या खड़ी हो गई है। हाँ, तो आप देखेंगे इस तरीके से इतिहास और लेखक के संबंध बदलते रहते हैं। आगे के समय में जो समस्या हम लोग एक साथ देख रहे थे, वो उसको प्रमुख रूप से मैं, एक तो स्वतंत्रता की समस्या, जी जी, दूसरा अनुभव। एक बात ये आती थी कि कविता में हमारा भोगा हुआ अनुभव आए, या और भी किसी तरह का अनुभव को अनुभव माना जा सकता है। जी जी जी, उस वक्त ये बात आती थी कि अनुभव शब्द से भी जिरह करने की जरूरत है। हाँ, कि अनुभव केवल उतना ही है जितना हम रोज जी रहे हाँ, हैं अपने प्रत्यक्ष जीवन में, जी, जी, या वो भी हमारा प्रामाणिक अनुभव है जिसे हम दूसरों के अनुभव से ग्रहण कर रहे हैं जी, पुस्तकों के माध्यम से, जिसको राजशेखर ने विरचना कहा, वो भी एक जीवन यथार्थ है। हाँ, तो दूसरे छोर पर हम आगे में देखते हैं कि उन्होंने अनुभव के इस क्षेत्र को बड़ा करने की कोशिश की। जी, अक्सर उनको व्यक्ति केंद्रित कह के हाँ हाँ, आगे को सीमित किया जाता है, लेकिन सबसे पहले ये देखना चाहिए कि व्यक्ति की परिभाषा उनके लेखन से विस्तृत होती है या संकुचित होती है, या क्या उसमें जी। वो जोड़ सके, या कहाँ दूसरे समीक्षा की दृष्टि में कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति की समस्या को संकुचित किया गया और उसमें आगे का कृतित्व अट नहीं पाता हो। ये कुछ समस्याएं हैं जो मेरे मन में आती हैं, और उस समय भी ये समस्याएं उठती रही, और आज भी मुझे लगता है कि इन समस्याओं पर विचार करने की हाँ, ज़रूरत है कि हम शब्दों को केवल उनके ऊपरी अर्थ पर ग्रहण कर लेते हैं, या शब्दों के साथ जिरह करते हैं, बहस करते हैं। जी, जी। हम जानना चाहते हैं कि वे शब्द खुद क्या हैं, जी, किन जी। ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरे हैं, तब हम आगे के कृतित्व को शायद एक ज़्यादा सही से तरीके से आज के संदर्भ में उनका मूल्यांकन कर सकेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अगे ने तो इस तरह की बहस शुरू की, कविताएं भी उन्होंने उस ढंग की लिखी, और इसके साथ ही तार सप्तकों की भूमिका में भी वैयक्तिकता की पहचान, प्रामाणिक अनुभूति की चर्चा, ये सब उस दौर में घटित हुई। आगे की कविताएं हमारी पाठ्यपुस्तक में भी है, ये दीपकेला, जिसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, एक बूंद सहसा उछली। तो इस तरह के जो आप कह रहे हैं कि इतिहास में बहुत सारी नई चीज़ों को उन्होंने जोड़ा, बहस को उन्होंने महत्व दिया।